औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद हों मोहम्मद और उनकी आल और उनके असहाब पर। इसी पाक कलाम के साथ आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 16, सपोर्ट एंड मूवमेंट, लेक्चर नंबर 2। अच्छा बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और आपने नोट भी किया होगा, मैं बड़ी बददिली से पढ़ा रहा था, लेकिन चूंकि आप लोगों की रूटीन ना टूटे तो मुझे बड़ी जबरदस्ती वो वाला लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करना पड़ा आप लोगों के लिए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रेश हूं, तो आज हम लोग दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी एक्सोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन हमारा पिछले लेक्चर में हो चुका, लेकिन एक्सोस्केलेटन को मैं दोबारा दोहराऊंगा। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक एक्सोस्केलेटन, स्टार्ट से लेकर एक्सोस्केलेटन के एंड तक पढ़ना हम लोगों ने। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सोस्केलेटन बेटा, एक्सो का मतलब आउटसाइड, स्केलेटन का मतलब ढांचा जो सपोर्ट में, मूवमेंट में मदद दे, ठीक है, और प्रोटेक्शन भी करे। प्रोटेक्शन दे, सपोर्ट दे, मूवमेंट में मदद दे। all all these are the functions of the skeleton. तो बेटा एक्सो मीन्स आउटसाइड, तो ऐसा स्केलेटन जो आउटसाइड द बॉडी है, जो बॉडी के सबसे बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वो मिस्टर अमेरिका और वो आयरन मैन के अगर आप लोग उनके कॉस्ट्यूम्स देखें, तो वो उन्होंने अपने कंधों पर, अपने फ्रंट पर उन्होंने कुछ शील्ड्स लगाई हुई होती हैं अपने कॉस्ट्यूम में, तो आप समझ लो कि वो उनके एक्सोस्केलेटन है। एक रोबोट की अगर आप बॉडी देख लो, रोबोट की, तो वो उसके वो बाहर से टफ होगा, वो हमारी तरह स्किन या वो हमारी तरह ऊपर स्केलेटन के ऊपर फ्लैश नहीं है, उनके बाहर स्केलेटन बने हुए होंगे, दैट इज आउटर टफ कवरिंग होगी। तो बेटा आउटर टफ कवरिंग जो है दैट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। क्या है जी एक्सोस्केलेटन? कहता है आम रूटीन में हमारी जो बॉडी के अंदर जो ढांचा है, उस ढांचे के ऊपर मसल्स हैं, हमारे स्केलेटन के ऊपर मसल्स हैं। लेकिन याद रखें कि एक्सोस्केलेटन बाहर है और एक्सोस्केलेटन के अंदर की जानिब मसल्स अटैच्ड हैं, अंदर से मसल्स अटैच्ड हैं। एन एक्सोस्केलेटन इज हार्डेंड, मतलब हार्ड आउटर कवरिंग है, टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच्ड। तो जी हाँ, बॉडी के बाहर सबसे बाहर वाली जो हार्ड कवरिंग है, दैट कवरिंग, that hard cover of the body is called exoskeleton. Is called what? Exoskeleton. आप कॉकरोच के ऊपर, मैंने कल लेक्चर में भी बताया था, आप एसिड फेंको, बेस फेंको, पानी फेंको, जो मर्जी फेंको, उनको कोई असर नहीं होता। तो जिनके एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट, इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव, एंड नॉन लिविंग होता है, मतलब सेंसलेस, उसमें किसी किस्म की कोई सेंसिटिविटी नहीं होती और ना ही वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है। इसलिए कॉकरोच वगैरह, गटर्स वगैरह में ये मुख्तलिफ टफ माहौलियात में रह लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका एक्सोस्केलेटन इनर्ट है और नॉन लिविंग होता है। अच्छा जी, अब बेटा यहाँ अब मैं अपने बच्चों को एक फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा, ये वाली। तो ये देखो मेरा बच्चा, ये स्किन की आउटरमोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कह दिया। क्या कह दिया मेरा बेटा? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के सेल्स को क्या बोल देंगे? एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मिस के सेल्स को क्या कह दोगे बेटा? एपिडर्मल सेल्स। यही एपिडर्मल सेल्स सेक्रेट करते हैं, और ये देखो, ये अपर एक ब्राउन लेयर जिसका नाम एपिक्यूटिकल है, ठीक है, और उसके बाद अंदर ये एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, पुत्र एपी, एक्सो, एंडो,
ये तीनों मिलकर एक्सोस्केलेटन बना रही हैं। और इस एक्सोस्केलेटन को किसने सिक्रीट किया है? इस एक्सोस्केलेटन को किसने सिक्रीट किया है? एक मिनट, मैं जरा सबको म्यूट कर लूं। जी बच्चों, तो इस एक्सोस्केलेटन को किसने सिक्रीट किया है? इन एपिडर्मल सेल्स ने सिक्रीट किया है। अच्छा भी, अब एपिडर्मिस को कौन बनाता है? एपिडर्मिस को अपना ये डेवलपमेंट के दौरान डेवलपमेंटल लेयर्स बनती है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो पुत्र एपिडर्मिस को बनाएगा एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म ने किसको बनाया? एपिडर्मिस को। और एपिडर्मिस ने सिक्रीट किया एक्सोस्केलेटन इन एनिमल्स। एपिडर्मिस ने सिक्रीट किया, एपिडर्मल सेल्स ने सिक्रीट किया एक्सोस्केलेटन इन एनिमल्स। अच्छा जी, इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। अभी अभी हमने डायग्राम में भी देखा कि एक्सोस्केलेटन की 2 लेयर्स हैं। नंबर 1 एपिक्यूटिकल, और बेटा ये लाइट ब्राउन और ये लाइट रेड, लाइट ब्राउन और लाइट रेड, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोक्यूटिकल। क्या मेरा बच्चा? प्रोक्यूटिकल। तो एक्सोस्केलेटन contains 2 layers. Number 1 epicutical and procutical. क्या? Epicutical and procutical. जबकि procutical is made up of exocutical and endocutical. तो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एपिडर्मल सेल्स ने इन्हें सेक्रीट किया है। सबसे ऊपर वाली लेयर एपिक्यूटिकल, उससे नीचे जो बल्क है, जो ज्यादा सारा पोर्शन है, वो है प्रोक्यूटिकल। और प्रोक्यूटिकल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स, दैट इज एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। ले जी वापस चलते हैं। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। द एपिक्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर, as it is made up of waxy lipoprotein. तो बेटा एपिक्यूटिकल का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एपिक्यूटिकल? द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एपिक्यूटिकल इज, it is made up of waxy lipoprotein. This waxy lipoprotein is impermeable even to water. ये वाटर से भी इम्परमिएबल है बेटा। इम्परमिएबल से मुराद इट विल नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट। इट इज हाईली हाइड्रोफोबिक। पानी से नफरत, पानी तक को अपने अंदर से जाने नहीं देना। एंड ऑल्सो सर्व्स एज बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दी इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स आपको पता है इंतहाई गंदी गंदी जगहों पर रहते हैं, गटरों वगैरह में। तो पता लगा कि वहां के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी बॉडी को इफेक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके एक्सो स्केलेटन, इनके एपिक्यूटिकल, एक्सोस्केलेटन की एपिक्यूटिकल, इट इज अ बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इंसेक्ट्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल इनके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जबकि आपने देखा कि बाकी का जो बल्क था, बाकी का जो क्या था बेटा, जो बल्क था इसका ये एक्सोस्केलेटन का, वो है प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल की 2 सब लेयर्स हैं, एक्सो एंड एंडो। तो ये बल्क में है। ये किसमें मेरे बच्चे? बल्क में है। द एपिक्यूटिकल इज द आउटरमोस्ट लेयर। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया, सॉरी। द बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन इज बिलो द एपिक्यूटिकल एंड दिस बल्क इज कॉल्ड प्रोक्यूटिकल। दिस बल्क इज कॉल्ड प्रोक्यूटिकल। And procuticle consists of an outer layer, that is exocuticle, and the inner layer, that is called endocuticle. Endocuticle. Janabe Ali, the procuticle is composed of, beta, very important short question. Procuticle is made up of chitin. What is chitin? It is tough, it is leathery polysaccharide, and several kinds of proteins भी इसमें मौजूद हैं। यानी काइटिन के साथ साथ several kinds of
प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें स्क्लेरोटिन एक वेरी हार्ड मटेरियल है, वो स्क्लेरोटिन भी इसमें भर दी जाती है। अच्छा, स्क्लेरोटिन भरने के अमल को स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं। स्क्लेरोटाइजेशन क्या है? इम्प्रेग्नेशन विद द स्क्लेरोटिन। स्क्लेरोटिन इज अ वेरी टफ मटेरियल एंड समटाइम्स इट इज आल्सो इम्प्रेग्नेटेड, मतलब भर दिया जाता है विद कैल्शियम कार्बोनेट, विद कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा मेरा बच्चा, और अब आ गई दो टाइप्स हैं जी। एक्सोस्केलेटन एक सिंपल वन है तो एक कॉम्प्लेक्स वन है। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स वाला है उसकी बड़ी जबरदस्त अडेप्टेशंस हैं, और जो कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन है वो इंसेक्ट्स में है। वो किसमें मेरे बच्चों? इंसेक्ट्स में। जबकि जो सिंपल स्केलेटन है वो हमें मोलस्क्स में, एनिलिड्स में वगैरह वगैरह मिलेगा। ठीक है मेरा बच्चा? तो पता ये लगा कि द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोस्केलेटन, या जो सिंपल वाला एक्सोस्केलेटन है, इट इज द शेल ऑफ मोलस्का। पुत्र मोलस्का को अंडरलाइन करके लिखें, एनिमल्स विद वेरी सॉफ्ट बॉडीज, एनिमल्स विद वेरी सॉफ्ट बॉडीज which generally consist of one or two pieces, जो ज्यादातर वन या फिर टू पीसेस पे मुश्तमिल हो। जैसा कि हमने कल वाले लेक्चर में देखा था, बायवेल्विया जो कि सीपियां होती हैं, या स्नेल हो गई, तो स्नेल की सिंगल शेल है जबकि बायवेल्विया की दो शेल्स हैं। ठीक है बेटा? तो पता ये लगा कि सम मैरीन बायवेल्विया, आप गूगल करके इनकी फोटोग्राफ देख लीजिएगा बायवेल्विया की। मैरीन बायवेल्विया और स्नेल हैव शेल्स कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनकी शेल्स जो हैं वो क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई हैं। लैंड स्नेल की जहां तक आप बात करते हैं, द शेल ऑफ द लैंड स्नेल जनरली लैक्स द हार्ड मिनरल्स, जिसकी वजह से वो वजन में बड़ी हल्की होती है। तो बेटा स्नेल की जो शेल है वो वजन में बड़ी हल्की होती है। वो क्यों जी? उसके अंदर हार्ड मिनरल्स की कमी होती है। आप थोड़ी सी उसको चोट पहुंचाओ वो टूट भी जाती है बड़े आराम से। ठीक है जी? अच्छा, मोलस्कन शेल कैन ग्रो एज द एनिमल ग्रोज। अच्छा भाई, ये है खासियत सिंपल एक्सोस्केलेटन की, कि सिंपल एक्सोस्केलेटन की मिसाल कुछ ऐसे है कि ये एक ऐसा जूता है जो पांव बड़े होने के साथ साथ वो जूता भी बड़ा हो ही जा रहा है। पांव बड़ा होने के साथ साथ, अगर पांव में आपने जूता पहना हुआ है, अच्छा अब पांव बड़ा हो रहा है तो जूता भी बड़ा हो रहा है। लेकिन बेटा जो कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन है वो उस जूते की तरह है जो कि आम जूते हम लोग के, हमारा जब पांव बड़ा होता है तो हम मम्मी को कह देते हैं कि मामा हमें ये जूता लगना शुरू हो गया। तो मामा कहती है अच्छा फिर पुराने जूते को शेड कर दो, यानी उतार के फेंक दो, और मैं तुम्हें नया ले देती हूँ। तो बेटा जो जो कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन है वो जानवर के जिस्म के साथ साथ बड़ा नहीं होता। जब ऑर्गेनिज्म को वो टाइट फील होगा कि भाई मैं अब इसमें ग्रो कर रहा हूं और एक्सोस्केलेटन छोटा पड़ गया है, तो वो बेटा पुराने एक्सोस्केलेटन को शेड करके उसको उतार कर अपने ऊपर नया बना लेगा। उसके जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो नए एक्सोस्केलेटन को सेक्रीट कर लेंगे, नए एक्सोस्केलेटन को सेक्रीट कर लेंगे। खैर जनाब, जो सिंपल वाला एक्सोस्केलेटन है, इट ग्रोज विद the growth of the animal. Molluscan shell can grow as the animal grow, and growth rings are apparent on the shell. Growth rings are apparent on the shell. तो ग्रोथ रिंग्स हमने कल वाले लेक्चर में भी देखे थे। ये देखें, ये इनके ऊपर ग्रोथ रिंग्स जो है वो अपेरेंट है। ठीक है मेरा बच्चा? तो ग्रोथ रिंग्स जो है, जो रिंग्स ऊपर पड़ेंगे वो समझ ले जाओ कि वो ग्रोथ के रिंग्स हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जो स्नेल है उसकी चूंकि बॉडी बड़ी सॉफ्ट है, तो बेटा उसके अंदर फिर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी होगा। स्नेल के अंदर भी मूवमेंट जो है वो मस्कुलर फुट की वजह से होती है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मतलब सर्कुलर मसल्स के दबने की वजह से, सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर इलोंगेशन आ जाती है।
और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब उसके कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उससे उसकी बॉडी छोटी हो जाती है और इस तरह वो फ्लेक्शन कर करके बढ़ते हैं. द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द मोलस्कन बॉडी हैव हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एज वेल. लो जी, किसी वक्त एक्सोस्केलेटन का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के बजाय एग्जामिनर जो है वो आपसे सिर्फ कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन का पूछ लेगा कि कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन के बारे में आप क्या जानते हैं और एक्डीसिस क्या होती है. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एक्डीसिस या मोल्टिंग क्या होती है, तो इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. लॉजिक कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन. The most complex exoskeleton is found among arthropods. लो पुचर, पुचर के मुंह से निकला है, सॉरी. लो पुत्रो, कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपॉड्स में है. आर्थ्रोपोड्स के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं. आर्थ्रोपोड्स के अंदर वो क्रस्टेशियंस आते हैं जिनमें झींगा और क्रैब्स वगैरह भी मौजूद है. क्लियर है बेटा? तो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के ऊपर जो स्केलेटन है वो है कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन. अब मेरे बच्चे अपनी किताबों पर हेडिंग्स देंगे. कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन की क्या क्या एडेप्टेशंस हैं, जानवर को किस तरह फायदा पहुंचाता है. अब हमने ये देखना है कि जानवर को कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन का फायदा क्या है. The arthropods have made variety of adaptations. आर्थ्रोपोड्स ने वैरायटी ऑफ एडेप्टेशंस बनाई हैं to allow them to live and grow within their exoskeleton. के बेटा वो अपने एक्सोस्केलेटन के अंदर रहते हैं और अपने ही एक्सोस्केलेटन के अंदर ग्रो भी करते हैं. लेकिन बदकिस्मती से इनका एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी के साथ ग्रो नहीं करता. ये इन्हें अपना पुराना एक्सोस्केलेटन शेड करना पड़ता है, उसको उतारना पड़ता है और फिर उसकी जगह नया एक्सोस्केलेटन बनाना पड़ता है. लो जी, क्या अडेप्टेशंस हैं? तो मेरा बच्चा अडेप्टेशंस ये हैं कि यहाँ मैं अपने बच्चों को कुछ दिखाना चाहूंगा. लो बेटा, ये आप देख रहे हो पुत्र, जब कोई सरफेस स्मूथ ना हो और रफ हो, तो बेटा ये देखो, ये रफ वाली जो डिप्रेशंस, यहाँ जो डिप्रेशन और ये जो एलिवेशंस हैं, मतलब ये सबसे नीचे वाली डायग्राम में अगर आप मेरे एरो को फॉलो करें तो पता ये लगा कि डिप्रेशंस और एलिवेशंस, डिप्रेशंस मतलब गड्ढे, एलिवेशन से मुराद उभरी हुई सतह. तो बेटा उभरी हुई सतह और डिप्रेशंस, इन्हें रिजेस कहते हैं. क्या कहते हैं मेरा बच्चा? रिजेस. पुत्रों, एक्सोस्केलेटन अपने अंडर साइड पर, एक्सोस्केलेटन अपने अंदर वाली साइड पर, एक्सोस्केलेटन की अंदर वाली साइड पर इनवेजिनेशंस हैं. क्या है बेटा? इनवेजिनेशंस है. इनवेजिनेशन से मुराद अंदर को झुकना. The invaginations of the exoskeleton, ये इन्वेजिनेशंस बना देती हैं रिजेस एंड बार्स. इन रिजेस और बार्स पर मसल्स अटैच होते हैं. तो ये इसकी पहली एडेप्टेशन है. मैं एक मूवी देख रहा था तो उसके अंदर एक क्लिफ के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर एक बंदा चढ़ रहा था. तो वो हाथ डालता था उस क्लिफ की रिजेस पर, वो अपने हाथ अपने पांव रिजेस पर फंसाता था और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर क्रॉल करता हुआ ऊपर को जा रहा था. तो पता ये लगा कि वो अपना हाथ कहाँ अड़ाता है, अपने हाथ और पांव रिजेस में. किसमें मेरा बेटा? रिजेस में. तो इसी तरह एक्सोस्केलेटन की अंडर साइड पर, एक्सोस्केलेटन के अंदरूनी जो नीचे वाली जो सतह है उस पर रिजेस और बार्स होंगे. इन रिजेस और बार्स पर मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं. इसके दूसरी एडेप्टेशन है जनाब कि एक्सोस्केलेटन, कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन. अच्छा, आपने देखा कि स्नेल का जो शेल है उसके अंदर कोई जॉइंट्स नहीं थे. इसी तरह बाइवेल्विया के जो शेल्स है उसके अंदर भी कोई जॉइंट्स नहीं थे. लेकिन मेरा बेटा इन आर्थ्रोपॉड्स में, मतलब कॉकरोच की बॉडी में या हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी की बॉडी में आपको जॉइंट्स नजर आएंगे.
तो पता लगा कि कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन की जो अगली एडेप्टेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, लो जी, उनमें जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? जॉइंट्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन आर थिन। अच्छा, एक्सोस्केलेटन पतला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है जॉइंट पर जाकर। ये भी अब इनकी अडेप्टेशन है। तो पहली अडेप्टेशन अंडर साइड पे रिजेस और बार्स बनाना फॉर मसल अटैचमेंट। भाई दूसरी अडेप्टेशन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। और तीसरी अडेप्टेशन है कि जॉइंट के मुकाम पर आकर ये एक्सोस्केलेटन थिन, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाता है ताकि जॉइंट्स के ऊपर मूवमेंट हो बहुत इजीली। कंसीक्वेंटली जिसके नतीजे में जॉइंट मूव वेरी इजीली, जॉइंट्स पर मूवमेंट्स बहुत इजी हो जाती हैं। ये थी तीसरी अडेप्टेशन। पहली अडेप्टेशन रिजेस एंड बार्स फॉर मसल अटैचमेंट ऑन द अंडरसाइड। दूसरी अडेप्टेशन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। तीसरी अडेप्टेशन जॉइंट्स वाली जगह पर थिन, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाना। उसके बाद मेरा बच्चा चौथी अडेप्टेशन है सेंसरी रिसेप्टर्स। बच्चों, छोटे छोटे हेयर लाइक ब्रिसल्स, बिल्कुल ब्रिसल्स यानी कि टफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उगे हुए होते हैं, उन्हें सेंसिला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? सेंसिला। तो सेंसिला जो है ये सेंसिटिविटी के लिए है। किसके लिए मेरा बेटा? सेंसिटिविटी के लिए। तो ये जरा देख लेते हैं। ये देखो, ये वो कर रहा है एक्डेसिस मोल्टिंग, मतलब अपना पुराना एक्सोस्केलेटन झाड़ रहा है अपने ऊपर से और फिर नए वाले को उगालेगा। किसको उगालेगा मेरा बेटा? नए वाले को। लो जी, ये देखो, ये रहा वो ब्रिसल, ये रहा वो ब्रिसल। तो बेटा ये भी एक अडेप्टेशन है। एक्सोस्केलेटन में से इस तरह के ब्रिसल्स निकल आते हैं। ये ब्रिसल सेंसिटिविटी रखते हैं और इस तरह इन्हें पता लग जाता है कि बाहर खतरा है या क्या है, या दीवार आ गई है या क्या आ गया है। तो सेंसरी रिसेप्टर सेंसिला है, ठीक है, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिसल्स। ब्रिसल्स मतलब वो टूथ ब्रश के वो डंडे नहीं होते, डंडे से मुराद टूथ ब्रश के ऊपर जो टफ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है जी, वो जिनसे हम अपने दांत साफ करते हैं, वो ब्रिसल्स ऑफ टूथ ब्रश है। तो इसी तरह इनके जिस्म पे ब्रिसल्स होंगे। अच्छा, आपने देखा होगा स्पाइडरमैन जब भी एक मास्क पहनता है तो उसकी आंखों के बाहर एक 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 लेंस सा आ जाता है बेटा, एक चश्मा सा है उसके मास्क के अंदर, है ना बेटा? इसी तरह मेरे बच्चों, इनकी आंखों के ऊपर एक्सोस्केलेटन से लेंसेज बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं मेरा बच्चा? लेंसेज। तो पता ये लगा कि एक तो इनकी कंपाउंड आईज होती हैं, इनके अंदर बेशुमार लेंसेज होते हैं। अच्छा, वो भी एक्सोस्केलेटन की एक अडेप्टेशन है जो इनको बड़ा बेहतरीन व्यू देती है और बड़े लार्ज एंगल्स पे ये लोग देख सकते हैं। एंड द अच्छा जी, अगली अडेप्टेशन जो छठी अडेप्टेशन है वो ये है कि दे ऑल्सो परमिट्स, यानी कि गैसियस एक्सचेंज को परमिट करता है। हमने पढ़ा था कॉकरोच में स्पाइरिकल्स होते हैं, है ना बेटा, उसकी साइडों पर। तो ये देखो, ये डक्ट्स हैं ऑफ डर्मल ग्लैंड्स। चलो ये तो डक्ट है, लेकिन बेटा इसी तरह पोर्स होंगे और वो पोर्स सीधा अंदर किस में जा रहे होंगे बेटा? स्पाइरिकल्स में, यानी कि ट्रैकियल सिस्टम में। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है, इट इज आल्सो मॉडिफाइड फॉर गैसियस एक्सचेंज। इट आल्सो परमिट्स गैसियस एक्सचेंज थ्रू पोर्स। लो जी, अब हम पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सोस्केलेटन क्या है। तो डिसएडवांटेज तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन जो है वो एनिमल की बॉडी की ग्रोथ के साथ ग्रो नहीं करता। एनिमल की बॉडी की ग्रोथ के साथ ग्रो नहीं करता, लेकिन चलो, हर जिस चीज के फायदे होते हैं उसके फिर नुकसानात भी होते हैं। तो वो चूंकि ग्रो नहीं करता, वो पुराने वाले को उतार देते हैं और नया वाला उगा लेते हैं। लो भी एडवांटेजेस पहले सुनो जी। The exoskeleton in Arthropoda protects the animals
एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट देयर एनिमीज। अब जाहिर सी बात है, सबसे बाहर है, कोई एनिमी इन पर वार करता है तो वो वार अपने एक्सोस्केलेटन पे सह लेते हैं, जो कि अपना वो अनसेंसिटिव मटेरियल है एंड इनर्ट भी है। और इस तरह रफ एनवायरनमेंट में भी एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनिज्म की मदद करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। इसके अलावा बेटा एक्सोस्केलेटन चूंकि इम्परवियस टू वाटर है, ना बाहर का पानी अंदर जा सकता है, ना अंदर का बाहर निकल सकता है, तो इस तरह इनकी बॉडी में कंजर्वेशन ऑफ वाटर रहती है। और पता लगा कि एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ड्राइंग। एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ड्राइंग। हाउएवर इट हैज वन डिसएडवांटेज, तो आ गया जी डिसएडवांटेज, दैट इज एनिमल्स कैनॉट ग्रो लार्जर। अगर इन्होंने इसी एक्सोस्केलेटन में रहना है तो एनिमल फिर बड़ा नहीं होगा, तो जब उसको ग्रो करना होगा उससे अपना पुराना एक्सोस्केलेटन उतारना होगा और उसकी जगह फिर नया उगाना होगा। The animal therefore needs to shed its exoskeleton periodically. Periodically से मुराद मुनासिब वक्फे के बाद बार बार, मुनासिब वक्फे के बाद बार बार। तो पीरियोडिकली आप जब कॉलेज हमारा जब ऑन होता है तो उसके अंदर पीरियोडिकली हर 40 मिनट्स के बाद एक बेल होती है, तो वो पीरियोडिकली वो फिर पहला पीरियड हो गया जी, दूसरा हो गया जी, तीसरा हो गया, मुनासिब वक्त के बाद किसी अमल के दोहराए जाने को पीरियोडिकली कहते हैं। तो बेटा एक मुनासिब वक्त के बाद, एक खास वक्त के बाद ये अपना एक्सोस्केलेटन शेड करते रहेंगे एंड रिप्लेस इट विद वन ऑफ द लार्जर साइज, और पुराने वाले के मुकाबले में लार्जर साइज वाला एक्सोस्केलेटन सेक्रीट करते रहेंगे। बेटा पुराने वाले को शेड करना और फिर नए वाले को उगाना, दिस इज कॉल्ड एक्डीसिस या फिर मोल्टिंग। मैं दोबारा आपको बता दूं, मोल्टिंग या एक्डीसिस सिर्फ नया बनाने का ही नाम नहीं है ना पुत्र, पहले पुराने वाला उतरेगा फिर उसकी जगह नया वाला बनेगा। तो इसी तरह जब आप एक्डीसिस पर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें तो आपको ये 4 पॉइंट जिक्र करने होंगे। बेटा इन पॉइंट्स में पहले जिक्र होगा कि किस तरह पुराने वाले स्केलेटन को उतारा, और फिर हम जिक्र करेंगे कि किस तरह नए वाले को बनाया। तो बड़ा इजी है। एंजाइम्स सेक्रेटेड फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स। लो मेरा बच्चा, इसके जो एपिडर्मिस है उसके नीचे वो ग्लैंड्स होंगे जिन्हें हाइपोडर्मल ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि स्किन के अंदर ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स अपनी सेक्रीशन वो निकालेंगे। वो सेक्रीशन पुत्र ओल्ड प्रोक्यूटिकल के अंदरूनी पार्ट का नाम क्या था? एंडोक्यूटिकल, जो किससे अटैच हुई हुई थी? स्किन से। पुत्र वो सेक्रीशन, वो एंजाइम निकल कर एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो मेरा बच्चा जब एंडोक्यूटिकल ही डाइजेस्ट हो गई, ये जो लाइट रेड कलर की है, जब ये एंडोक्यूटिकल ही डाइजेस्ट हो गई तो फिर पूरे का पूरा एक्सोस्केलेटन स्किन से उखड़ जाएगा। स्किन से क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। डन। तो पता ये लगा कि एंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स जो कि स्किन के अंदर मौजूद हैं, those enzymes will start digesting the एंडोक्यूटिकल, ओल्ड एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। फिर क्या होगा? दिस डाइजेशन सेपरेट्स हाइपोडर्मिस। अब यहां ये हाइपो कह रहा है, लेकिन आप इसको अगर एपी भी कह लो तो ठीक है। ठीक है बेटा, एपिडर्मिस कह लो तो वो भी ठीक है। तो ये थोड़ी सी जरा कंफ्यूजन है पुत्र बुक में। तो अच्छा, ये फिर देखा आपने कि ये वाले वो ग्लैंड्स है, ये डर्मल ग्लैंड्स था। तो डर्मल ग्लैंड्स ने जो एंजाइम्स बनाए, उन एंजाइम्स ने क्या किया? डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया ओल्ड एंडोक्यूटिकल को। दिस डाइजेशन सेपरेट्स हाइपोडर्मिस, दैट इज एपिडर्मिस, एंड द एक्सोस्केलेटन। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब डिटैच होने के बाद बेटा क्या होगा?
दी ओल्ड एक्सोस्केलेटन, वो बेचारा उसके अंदर पोर्स ही पोर्स बन जाएंगे, उसके अंदर दराड़े आनी शुरू हो जाएंगी। दी ओल्ड एक्सोस्केलेटन स्प्लिट, उसके अंदर दराड़े आ जाएंगी, एंड उसके अंदर ढेरों ढेर पोर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? ढेरों ढेर पोर्स। अच्छा भाई, जैसे एंडोक्यूटिकल सारी की सारी डाइजेस्ट कर ली जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि यही एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं ये सेक्रीट करना शुरू कर देंगे नई प्रोक्यूटिकल और नई एपिक्यूटिकल। इस तरह पुरानी एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट हो गई तो क्या होगा कि पुरानी एंडोक्यूटिकल जब डाइजेस्ट हो गई तो फिर पुत्र एक्सोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल वो दोनों मिलकर झड़ जाएंगी, और एंडोक्यूटिकल तो डाइजेस्ट हो गई होगी, और उसके बाद क्या करना शुरू कर दिया जाएगा? somebody is drawing annotations, मैंने सख्ती से मना किया था, very bad, is followed by secretion of new procuticle and epicuticle, and finally the new exoskeleton is hardened by deposition of calcium carbonate, और इस तरह फिर न्यू एक्सोस्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट भर दिया जाता है। जनाब, ड्यूरिंग दी हार्डनिंग प्रोसेस, जब तक एक्सोस्केलेटन हार्ड नहीं हो जाता, वो बेचारा आर्थ्रोपोड वल्नरेबल है। वल्नरेबल से मुराद लाइकली टू बी अटैक्ड, वो उस बेचारे की जान को खतरा है क्योंकि उसका एक्सोस्केलेटन अभी तक स्ट्रांग नहीं हुआ और उस पर प्रीडेटर्स हमला कर सकते हैं। लिहाजा वो जानवर जब तक उसका एक्सोस्केलेटन सही तरह हार्ड नहीं हो जाता, वो जानवर इट विल रिमेन हिडन, इट विल रिमेन हिडन। Well, all these changes are controlled by nervous system, but a very important point, all these changes are controlled by nervous system and the hormone called ecdysone. Allahu Akbar. ये एक्डीजोन का एमसीक्यू आपको पेपर में ना आए बेटा तो मेरा नाम अफजल नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि एक्डीसिस या मोल्टिंग के को डिफाइन कर दो, इसके जो 4 स्टेप्स हैं वो लिख दो, और फिर आपको एंड पर ये 3 पॉइंट्स, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये बताने पड़ेंगे कि जब तक इसका एक्सोस्केलेटन हार्ड हो रहा है वो वल्नरेबल है, लाइकली टू बी अटैक्ड बाय प्रीडेटर्स है, सो द एनिमल विल रिमेन हिडन। एंड लास्ट पॉइंट का भी जिक्र करना है कि नर्वस सिस्टम, क्या मेरा बच्चा, नर्वस सिस्टम और एक हार्मोन है एक्टिजोन, इन दोनों की मदद से ये सारा मोल्टिंग का प्रोसेस होगा। ले जी, इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर फिनिश हुआ। इजाजत दीजिए सर अफजल को।